अच्छा भाई, आज हम लोग अब डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं 9618। आप लोगों की डिमांड पे 9618 मई जून 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ से पीछे जाते जाएंगे। 23 करेंगे, फिर पूरा 22, फिर 21 पे आ जाएंगे। तो यार, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तब तक मैं 9618 तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन टाइम बहुत कम था, और फास्ट बहुत रगड़ा दिया इन लोगों ने। तो आई एम सॉरी, लेकिन अब हम लोग रिवर्स में आएंगे ताकि आप लोगों की 9618 की भी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, खैर स्टार्ट करते हैं। आज अब मैं इतना क्वेश्चन रीडिंग पे इतना टाइम नहीं ज़ाया करूंगा। आप लोगों ने क्वेश्चन रीड करना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। अच्छा, अब आपको कुछ चीज़ों में इंसर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ पे इंसर्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम हैज़ रिटन अ प्रोग्राम, ठीक है। दैट इंक्लूड्स अ फंक्शन कैलकुलेट। एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें कैलकुलेट फंक्शन है। व्हेन द प्रोग्राम इज रन, उसमें अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। अच्छा, डिस्क्राइब अ टिपिकल IDE, डिस्क्राइब हाउ IDE कुड बी यूज टू हेल्प द डिबग। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। जब अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है ना, इसका डायरेक्टली मतलब है कि यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है। जहाँ पे लॉजिकल एरर की बात आ जाती है ना, वहाँ पे मतलब कि अब आपने देखनी है, या तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है, या तो आपने ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं। और आपने आईडी फीचर्स की बात हो रही है, तो आईडी फीचर्स हमारे पास कौन से हैं जो कि लॉजिकल एरर्स को रोकते हैं? एक उसमें आ जाता है ब्रेक पॉइंट। दूसरा आ जाता है आपका वेरिएबल वॉच। तीसरा होता है हमारे पास सिंगल स्टेपिंग। हमने ये तीनों लिख सकते हैं। आई थिंक दो भी काफ़ी होंगे। और आपने साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि वो कह रहा है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में ना, जब वो कह रहा है तो मतलब कि आपने ये बात बतानी भी है, साथ इसकी एक्सप्लेनेशन ये बतानी है, इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक मार्क इसका होगा, एक मार्क एक्सप्लेनेशन का, एक मार्क पॉइंट आउट का, एक मार्क एक्सप्लेनेशन का। तो आप इनमें से दो भी लिख दो, काफ़ी है, लेकिन एक्सप्लेन साथ ज़रूर करो। तो हम लोग पहले लिख देते हैं कि वी कैन यूज़ ब्रेक पॉइंट्स टू स्टॉप द प्रोग्राम। अभी उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। टू स्टॉप द प्रोग्राम एट अ सर्टेन लाइन, ताकि हम लोग देखें कि यहाँ तक वो सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। सर्टेन लाइन। उसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? उसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देन वी कैन यूज़ ब्रेक पॉइंट। तो हमने लगा दिया। ब्रेक पॉइंट के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ब्रेक पॉइंट के बाद हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल वॉच विंडो को। वेरिएबल वॉच विंडो टू ट्रैक वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल। हर वेरिएबल के हम लोग वैल्यूज ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंगल स्टेपिंग यूज़ करेंगे, ताकि एक टाइम पे एक ही लाइन एग्जीक्यूट हो और हमें उसकी वैल्यूज पता रखती रहे। बाय एग्जीक्यूटिंग, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिंग वन लाइन एट अ टाइम यूजिंग सिंगल स्टेपिंग। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ों को कैटर कर लिया एक ही फ्लो में, सिंगल स्टेपिंग। और तीनों को कनेक्ट भी कर लिया, एक्सप्लेन भी कर लिया। तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एल्गोरिथम है फॉर फंक्शन कैलकुलेट कंटेन्स 3 pseudocode स्टेटमेंट्स, ठीक है। डिस्क्राइब द एरर इन ईच स्टेटमेंट और राइट नो एरर। अज्यूम वेरिएबल्स यूज्ड आर ऑफ करेक्ट टाइप, ठीक है। अब आपने या तो एरर बताना है, या तो आपने नो एरर लिखना है। पहले में देख लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम 27 + 2। अच्छा, यहाँ पे अब मसला क्या है? मसला ये है कि चलो इसमें हम दो तीन एस्पेक्ट से देख सकते हैं ना। पहला एस्पेक्ट ये है कि भाई, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ब्रैकेट गलत लगी हुई है। ये ब्रैकेट होनी ही नहीं चाहिए। होना कुछ यूँ चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग टू नम है, ये 27 को कन्वर्ट करेगा। लाइक ये ब्रैकेट यहाँ पे होनी चाहिए। फिर जब 27 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसमें हम +2 करके उसे इंडेक्स में सेव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में मैच है, जिसकी वजह से एरर है। दूसरी बात, हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ऐड करने की कोशिश कर रहा है वो एक इंटीजर को। तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट एक एरर ही है। तो आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अच्छा, हम लोग लिख देते हैं कि स्ट्रिंग 27
कैन नॉट बी एडेड टू इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू है 2, इंटीजर 2 में ऐड नहीं हो सकता। अच्छा सेकंड पे आ जाओ। इंडेक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू नम। ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होना चाहिए। स्ट्रिंग टू नम में है मिड। मिड के बाद इस स्ट्रिंग का 4 कॉमा 2, मतलब फोर्थ इंडेक्स से 2। तो 1 2 3 4, तो 17। 17 को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है और इंडेक्स में ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई एरर है, तो नो एरर। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा, अब इसके लिए आपको ना इंसर्ट अपनी देखनी पड़ेगी। जब आप इंसर्ट में देखोगे तो बेसिकली मंथ जो है, मंथ में आप एक वेरिएबल डालते हो और उसके बदले आपको एक नंबर मिलता है। मतलब कि अगर मैं उसे दे रहा हूँ ना एक स्पेसिफिक डेट, वो मुझे उसका मंथ बता देगा। एक डेट की डेटा टाइप मिलेगी उसे, जिसमें से वो मुझे मंथ निकाल के बता देगा कि हाँ इसका 7 मंथ है, 10 मंथ है, एक नंबर देगा मुझे। लेकिन हम उसे किससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कैरेक्टर से। तो कैरेक्टर से वो कंपेरेबल नहीं होता, वो सिर्फ इंटीजर से कंपेरेबल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मंथ रिटर्न्स एन इंटीजर विच इज नॉट कंपेरेबल टू अ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। अच्छा अब आगे आ जाओ। प्रोग्राम में वेरिएबल्स हैं, आपको 3 वेरिएबल्स दे दिए और अब एक्सप्रेशन हमने इवेलुएट करने। अच्छा सिंपल है। पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 99, पहली कंडीशन फॉल्स होगी। और एक्टिव, एक्टिव ट्रू है, तो और में एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू। अच्छा अब और है दरमियान में, एग्जेम्प्ट फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। पॉइंट्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0। जब भी किसी चीज़ का मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि वो इवन है या नहीं, ये इवन होने की कंडीशन है। तो हम देखते हैं पॉइंट्स इवन है, पॉइंट्स इवन नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। अच्छा उसके बाद पॉइंट्स इज लेस देन इक्वल टू 75, ये कंडीशन ट्रू है। एंड एक्टिव और एग्जेम्प्ट, एक्टिव ट्रू है, तो यहाँ से ट्रू और फॉल्स ट्रू आ जाएगा, यहाँ से भी ट्रू आ जाएगा, दोनों साइड पे ट्रू है, तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एक्टिव और नॉट एक्टिव। अब एक्टिव और नॉट एक्टिव, एक्टिव ट्रू है, नॉट एक्टिव फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। एंड नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट ट्रू है, तो अब दोनों साइड्स पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये ओवरऑल इवेल्युएट होके देगा ट्रू एंड ट्रू, तो ओवरऑल भी ट्रू। अच्छा अब एक बात आप लोग नोट नोट करो, शायद आप लोगों ने ये ट्रुथ टेबल्स में ये लॉ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आगे बूलियन अलजेब्रा में आप लोग ये पढ़ लोगे। जब भी कोई चीज़ को आप और करोगे उसी के साथ ना, उसी के ऑपोजिट के साथ, उसी के नॉट के साथ, तो हमेशा ट्रू आएगा। क्यों हमेशा ट्रू आएगा? क्योंकि देखो, और में आपको ट्रू या फॉल्स चाहिए ना, एक ट्रू एटलीस्ट चाहिए और में पूरे पूरी एक्सप्रेशन को ट्रू करने के लिए। और अगर मैं कहता हूँ एक्टिव, अब एक्टिव ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर एक्टिव फॉल्स है तो नॉट नॉट एक्टिव ट्रू होगा, और अगर एक्टिव ट्रू है तो नॉट नॉट एक्टिव फॉल्स होगा। अब इनके दरम्यान में अगर और लगा हुआ है, तो ये बात तो क्लियर है कि एक्टिव और नॉट एक्टिव किसी को भी ना उसके अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ और करोगे तो हमेशा ट्रू आएगा, क्योंकि उन दोनों में से एक तो ट्रू होता ही है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ना हम लोग हमेशा ट्रू कह सकते हैं, हमेशा ट्रू हो रहा है। और एंड के बाद फिर नॉट एग्जम्प्ट आ रहा है। अब एक चीज है एंड में, वो हमेशा अगर एक साइड हमेशा ट्रू हो रही है ना, मैं ट्रू एंड नॉट एग्जम्प्ट कह रहा हूँ, तो वो इसी चीज के इक्वल है नॉट एग्जम्प्ट के। क्योंकि अब नॉट एग्जाम्प्ट पे डिपेंड करता है कि ये पूरे पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर नॉट एग्जाम्प्ट फॉल्स होता तो ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती, नॉट एग्जाम्प्ट ट्रू था तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हुई है। तो मतलब इसमें लेफ्ट वाले साइड का ये जो लेफ्ट वाला पूरा पार्ट है ना, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एक्टिव और नॉट एक्टिव कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि हमेशा ट्रू हो रहा है। तो सारा कंट्रीब्यूशन किस चीज का है? नॉट एग्जाम्प्ट का। नॉट एग्जाम्प्ट अगर फॉल्स होगा तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, नॉट एग्जाम्प्ट ट्रू होगा तो पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और उसने नीचे यही बात पूछी हुई है कि राइट एक्सप्रेशन 4 में से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी? नॉट एग्जाम्प्ट। अब आप लोग बेसिक ट्राई कर लो, आप लोगों ने जो कॉम्बिनेशन लगाना है ना, हमेशा इसकी जो वैल्यू है ना वो वही होगी जो नॉट एग्जाम्प्ट की होगी। इस एक्सप्रेशन की वही वैल्यू आएगी जो नॉट एग्जाम्प्ट की, क्योंकि एक्टिव और नॉट एक्टिव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। तो हम लोग जब इसे बुलियन अलजेब्रा से रिड्यूस करते हैं तो सारा सारा का सारा रिड्यूस हो क्या आ जाता है? नॉट एग्जाम्प्ट पे। अच्छा आगे आ जाओ। उसके बाद अ प्रोग्राम कंटेन्स एन एल्गोरिथम, ठीक है, टू आउटपुट स्ट्रिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा वो क्या कह रहा है कि अब आपको एल्गोरिथम दिया हुआ है और आपने उसका फ्लो चार्ट बनाना है। एल्गोरिथम क्या है?
प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर एंड स्टोर इट इन माई चार, ठीक है। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एन इंटीजर, स्टोर इट इन माई काउंट। तो हमने दो इनपुट्स लेने हैं, उसके बाद जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार रिपीटेड माई काउंट टाइम्स। तो हमने एक स्ट्रिंग बनाना है जो कि माई काउंट टाइम्स माई चार उसके अंदर होगा। अगर माई चार स्टेरिक है और माई काउंट 5 है तो हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगा, 5 बार स्टेरिक। आई बात समझ में? तो हमने क्या करना है, बस 5 बार उसे इंक्रीमेंट करके उसमें ऐड कर देना। अच्छा स्टार्ट। अब स्टार्ट के बाद हम लोग करेंगे एरो बना के पैरेललोग्राम बनाएंगे इनपुट के लिए। इनपुट हम लोग ले लेंगे। इनपुट के लिए हमने पहले प्रॉम्प्ट भी करना है। तो इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, कॉमा माई चार। माई चार में हमने इनपुट ले लिया। अच्छा उससे आगे हमने लेना है माई काउंट। यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट लेना है, एंटर काउंट कॉमा माई काउंट। काउंट का भी हमने इनपुट ले लिया। अच्छा उससे आगे अब हमने एक लूप स्टार्ट करना है जो कि माई काउंट टाइम्स चलेगा, और जब तक माई चार उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। उससे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं हम, क्योंकि इसी स्ट्रिंग में हमने बनाना है। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं एस टी आर, जो कि हो जाएगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा लूप। लूप में हम लोग एक क्वेश्चन, अब लूप में हम लोग क्या करेंगे, माई काउंट को डिक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक माई काउंट जीरो नहीं हो जाता। तो हम लोग कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इज माई काउंट इक्वल टू जीरो। अगर तो इसका आंसर यस है, इसका मतलब है कि हमारा लूप खत्म हो रहा है। अगर इसका आंसर नो है तो मतलब लूप खत्म नहीं हो रहा। लूप खत्म ना होने का मतलब है कि अभी हमने इसमें कंकैटिनेट करते जाना है। तो लूप खत्म ना होने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कंकैटिनेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग कंकैटिनेटेड विद माई चार, और उसके बाद हम माई काउंट को डिक्रीमेंट करना है हमने। यहाँ पे माई काउंट को हम लोग डिक्रीमेंट कर लेते हैं। माई काउंट इक्वल्स टू माई काउंट -1, और इसको वापस टॉप पे ले जाते हैं। अच्छा अब यस, यस पे हमने क्या करना था, आई थिंक आउटपुट करना था। हाँ स्ट्रिंग को हमने आउटपुट करना है, मतलब जब हमारा लूप खत्म होगा वहां पे हम लोग स्ट्रिंग को आउटपुट कर लेंगे। और उसके बाद इसको एंड करना है हमने। तो बस आउटपुट एस टी आर, सिंपल सा था। अच्छा आगे आ जाओ, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यूजेस द वेरिएबल स्टार्ट डेट। अब स्टार्ट डेट की बात हो रही है, राइट सूडो कोड टू डिक्लेयर स्टार्ट डेट एंड असाइन कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा डिक्लेरेशन क्या है इसकी, डिक्लेयर स्टार्ट डेट एज अ डेट। अब आप अपना अगर इंसर्ट देखोगे, इंसर्ट पे हमारे पास एक होता है सेट डेट का फंक्शन, हम लोग वो यूज़ करेंगे स्टार्ट डेट को असाइन करने के लिए। स्टार्ट डेट इक्वल्स टू सेट डेट। सेट डेट में हमने देना होता है डेट मंथ ईयर एज इंटीजर्स, 15 11 2005। तो ये हमारे लिए सेट डेट कर देगा, ये आप इंसर्ट में देख सकते हैं फंक्शंस हैं। अच्छा उसके बाद
कस्टमर्स कलेक्ट पॉइंट एवरी टाइम दे मेक अ परचेज, ठीक है। अब ये हमारे पास वो स्टोर का जो पॉइंट्स वाला सिस्टम आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रोग्राम इज आस्क्ड टू मैनेज, ठीक है। हमारे पास अब तीन तीन चीज़ें हैं जिनकी हमें डेटा टाइप गिवन है, नेम, पॉइंट्स और डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अब ये एक कस्टमर का है, एक कस्टमर की तीन अलग चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वन कस्टमर। वो एक कस्टमर की बात कर रहा है अभी, ठीक है। एक कस्टमर के लिए हमने तीन अलग डेटा टाइप की चीज़ें स्टोर करनी है। और वो कह रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है। जब हमने अगर सेम डेटा टाइप की चीज़ें होती ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरे यूज़ कर लेते हैं। अभी एरे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप है, लेकिन सेम कस्टमर की चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिकॉर्ड डेटा टाइप। अच्छा, रिकॉर्ड डेटा टाइप क्यों यूज करेंगे कि एक ही कस्टमर का डिफरेंट टाइप का डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप्स का हम एक ही एंटिटी में रख रहे हैं या एक ही वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं। तो ऑल डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ द सेम कस्टमर इज सेव्ड अंडर द सेम वेरिएबल। तो हमने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए, सेम वेरिएबल में डिफरेंट डेटा टाइप्स का कस्टमर का सारा डेटा सेव हो रहा है। तो हमारे लिए आसानी होती है डेटा एक्सेस करने में। अच्छा, उसके बाद डिस्क्राइब अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कुड बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कस्टमर्स। अब ऑल कस्टमर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए तो रिकॉर्ड ही, क्योंकि एक कस्टमर का डेटा तो रिकॉर्ड में आएगा, लेकिन ढेर सारे कस्टमर्स का चाहिए तो एरे ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप। तो हम कह देंगे एरे ऑफ रिकॉर्ड्स, एरे ऑफ रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स की पूरी एरे बन जाएगी जिसमें सारे कस्टमर्स का डेटा आ जाएगा। उसके बाद अब वो क्या है, कस्टमर्स रिसीव पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे स्पेंड, द नंबर ऑफ पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द बैंड, ठीक है। अब हमारे पास तीन बैंड्स हैं। पहला बैंड है लेस देन $10, जिसपे पॉइंट्स हैं 5 पर होल डॉलर। होल डॉलर का क्या मतलब है, अगर मेरे पास $9.5 है तो मैं पहले बैंड में आ रहा हूँ, लेस देन $10 है, लेकिन मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 5 पर होल डॉलर। मुझे इस 0.5 का कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे 9 into 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो जो कि होता है 45। अच्छा, बिटवीन 10 and 100 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मतलब है, अगर 10 हुए तब भी मुझे 7 into 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 100 हुए तब भी मुझे 7 into 100 पॉइंट्स मिलेंगे। और ओवर 100 पे हमारे पास है $10, 10 पर होल डॉलर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इफ द अमाउंट, अब आपने उसको, आपको एग्जांपल दी हुई है 99.9 है, तो ये सेकंड बैंड में लाई करता है। सेकंड बैंड में 99 आपका होल होल आता है, तो 99 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो क्या आ जाता है 693। अच्छा, द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट पॉइंट्स फ्रॉम अ गिवन इज एक्सप्रेस एज फॉलोज, वर्क आउट द बैंड और कैलकुलेट एंड आउटपुट द नंबर। अब वो कह रहा है कि स्टेप वाइज रिफाइनमेंट हमने लगानी है टू इंक्रीज द डिटेल। उसने हमें एक जनरल दे दिया। जनरल में क्या बात बोली उसने कि आपने उसका बैंड निकालना है, बैंड निकालने के बाद आपने कैलकुलेट करना है कि कितने पॉइंट्स हैं और वो उस चीज़ को आउटपुट कर देना है। अब हमने इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में लिखना है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करनी है इसकी, तो हमें 5 स्टेप्स में लिखना है। तो 5 डिफरेंट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को रेफरेंस कर सकते हैं, अपने वेरिएबल्स बना सकते हैं जिसमें हम लोग थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। तो सेट थ्रेशोल्ड्स इन वेरिएबल्स, या आप कांस्टेंट सेट करना चाहो तो कांस्टेंट सेट कर लो। अच्छा, उसके बाद अब हमने वर्कआउट करना है ना कि वो किस बैंड में लाई करता है, तो कंपेयर एंड वर्कआउट वन बैंड द अमाउंट लाइज इन। वो किस बैंड में लाई करती है वो हमने देखना है। अच्छा, उसके बाद अब हमने बैंड भी निकाल लिया थ्रेशोल्ड से कंपेयर करके। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने उसकी राउंडेड वैल्यू निकालनी है, राउंडेड ऑफ वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें होल वैल्यू चाहिए ना। तो कैलकुलेट
या फाइंड लिख दो द होल पार्ट, या इंटीजर पार्ट ऑफ द रियल नंबर, या ऑफ द अमाउंट कर लो, चलो ऑफ द अमाउंट। हमने उसका सिर्फ होल पार्ट निकाल लिया। होल पार्ट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करके उसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो कैलकुलेट द पॉइंट्स। अब इसमें हम लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग corresponding points with the amount। अमाउंट जो भी corresponding चीज़ है वो हमने निकाल ली। अब एंड में हमने क्या करना है, एंड में हमने आउटपुट करना है, तो यही बात लिख दो, आउटपुट द पॉइंट्स। ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए, उसी चीज़ को हमने ब्रेक डाउन करके लिख लिया। आगे आ जाओ। फंक्शन रिप्लेस क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, एक कैरेक्टर लेगा, ओरिजिनल कैरेक्टर, एक लेगा न्यू कैरेक्टर। क्या करेगा, फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम ओरिजिनल कैरेक्टर वेयर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टर आर रिप्लेस बाय न्यू कैरेक्टर, और ये रिटर्न कर देगा। तो वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो एक स्ट्रिंग ले रहा है, लेट्स से वो स्ट्रिंग लेता है अब्दुल्ला, और वो ओल्ड कैरेक्टर लेता है ए, और वो न्यू कैरेक्टर लेता है एन। तो वो क्या करेगा, जहां जहां पे ए आ रहा है ना, उसको रिप्लेस कर देगा एन से। आगे बात समझ में। तो हमने क्या करना है, बहुत सिंपल से, बस लूप करना है, लूप करके हमने स्ट्रिंग को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद हमने उसे कंपेयर करना है न्यू ओल्ड कैरेक्टर से। अगर वो ओल्ड कैरेक्टर की इक्वल है तो उसकी जगह पे हमने न्यू कैरेक्टर को कंकैटिनेट कर देना है, वो जो हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। एक सेकंड मुझे देना, मैं इसका वो थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि मैं फॉन्ट यहाँ पे ले आऊँ, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, वी आर बैक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग। अच्छा, कोड तो समझ आ गया ना, हमें बस एक स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग में हमने एक कैरेक्टर गिवन होगा, फिर उस स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर जहाँ जहाँ है उसकी जगह पे हमने एक नया कैरेक्टर डाल देना। बहुत सिंपल सा कोड है, आई थिंक ये पहले आ भी चुका है। तो इसको एक सेकंड कोड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन है, क्योंकि रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू, तो फंक्शन का हेडर लिखते हैं। फंक्शन रिप्लेस। अब इसमें 3 पैरामीटर्स जाएंगे, पहला जाएगा ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो हम इसको क्या देते हैं, एस टी आर स्ट्रिंग, कॉमा। अच्छा, ओरिजिनल कैरेक्टर, तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखें, कैरेक्टर ओल्ड CHR कर दो। ओल्ड CHR जिसकी डेटा टाइप है 4। उसके बाद हमने करना है न्यू CHR, उसकी डेटा टाइप भी है 4। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। कोशिश करते हैं अगर ये इसी में आ जाए। नहीं आ रहा, बस ठीक। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी जगह डिक्लेरेशंस की छोड़ दो, बहुत ज़्यादा छोड़ दी, बस इतनी काफ़ी है। इसके बाद हम लोग एक बनाएंगे न्यू स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग को हम लोग कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर नाउ। एम्प्टी स्ट्रिंग करने के बाद अब हमने सिंपली क्या करना है, पूरे स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है। आइटरेट करने के लिए हम उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकाल लेते हैं, हम लेंथ फंक्शन लगाएंगे, लेंथ फंक्शन लगाएंगे STR पे। हमारे पास अब उसकी लेंथ आ गई। अब हम करेंगे फॉर I इक्वल्स टू, या इंडेक्स करना, इंडेक्स लिख लो 1 to लेंथ। अब उस फॉर के अंदर हमने क्या करना है, हमने बारी बारी एक कैरेक्टर को आइसोलेट करना है। CHR में हम लोग करेंगे मिड, यह बहुत बार कर चुके हैं तो इस पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे। STR, I, 1, ये हमारा हो गया एक कैरेक्टर आइसोलेट। कैरेक्टर आइसोलेट करने के बाद हम लोग करेंगे इफ CHR इज इक्वल टू ओल्ड CHR, जिसको हमने रिप्लेस करना है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों कंपेयर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग न्यू स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करेंगे न्यू स्ट्रिंग प्लस न्यू CHR।
मतलब कि अभी वो ओल्ड कैरेक्टर आ गया तो ओल्ड कैरेक्टर की जगह पे हम लोगों ने नया कैरेक्टर डालना है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों ने जो कैरेक्टर है वही डाल देना है। मतलब कि कोई और कैरेक्टर है न्यू स्ट्रिंग के साथ तो न्यू स्ट्रिंग प्लस सी एच आर इट सेल्फ डाल देना है। यहाँ पे एंड इफ के बाद हम लोग कर देंगे नेक्स्ट आई। अब हम जब लूप हमारा एग्जिट होगा जब तक, तब तक हमारा एक नया स्ट्रिंग बन चुका होगा जिसको हमने कर देना है रिटर्न। हम लोग करेंगे रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग के बाद हम लोग कर देंगे एंड फंक्शन। अब जो कुछ बनाया है उसको डिक्लेयर कर दो। हम लोग करते हैं डिक्लेयर न्यू स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग हमारे पास होगा एक स्ट्रिंग। फिर हम डिक्लेयर करेंगे आई। ये हमारे पास होगा इंटीजर। अच्छा आई के साथ हमने लेंथ भी बनाया था तो लेंथ भी कर देते हैं। उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे, हमने क्या बनाया, कैरेक्टर बनाया सी एच आर, जो कि है एक कैरेक्टर। तो ये हमने सब कुछ बना भी लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, इजी। इसमें कोई भी मसला है मुझसे पूछ लेना। वैसे काफ़ी इजी था, बस आइटरेट करके एक इफ स्टेटमेंट लगानी थी। अच्छा आगे आ जाओ। अब वो कह रहे हैं सेवरल कंपनीज आर डेवलपिंग वेबसाइट्स टू मार्केट कंपनीज दैट इज फर्स्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट कैन। अच्छा यहाँ पे की पॉइंट है, a company that is first to create a website that can demonstrate the interactive features of the game will have an advantage। तो यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करती है। मतलब कि आप लोगों ने जल्दी डेवलप करना है, आप जितना जल्दी डेवलप करेंगे आपको उतना ज़्यादा एज मिलेगा। अच्छा द रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू चेंज। अच्छा रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो लाइकली टू चेंज एज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ठीक है आर मेड अवेलेबल। तो ये आपके तीन चार की पॉइंट्स हैं। वन कंपनी हैज डिसाइडेड टू डेवलप यूजिंग वाटरफॉल बेस्ड मॉडल। अच्छा वो कह रहे हैं कि अब आप बताओ कि वाटरफॉल क्यों इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। वाटरफॉल इस वजह से नहीं है क्योंकि आपका वाटरफॉल बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो ये जो स्पीड वाला आपका एडवांटेज है ना, ये तो चला ही जाएगा। वाटरफॉल बहुत ज़्यादा स्लो होता है, उसके बाद आपकी जो चेंज रिक्वायरमेंट होती है ना वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आपको ऐसा मॉडल चाहिए जो कि बहुत तेज़ी से आप रिक्वायरमेंट भी चेंजेस ला सको और जल्दी जल्दी अपनी वर्किंग भी शो कर सको। तो इसलिए वाटरफॉल यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्लोअर changes with change in requirements। उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है वो बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है उसके एंड पे जाके बनता है। तो हम लोग अपने कंपेटिटर से ऑलरेडी पीछे हो जाते हैं क्योंकि हमें ये एडवांटेज नहीं मिल रहा, हमें चाहिए जल्दी से। तो ये भी लिख लो, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। स्लोअर। अच्छा आइडेंटिफाई अ मोर अप्रोप्रिएट प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल मॉडल इन दिस सिनेरियो। अच्छा अब यहाँ पे कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे आपके लिए बेहतर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्योंकि भाई आप लोगों को फॉर नाउ प्रोडक्ट चाहिए। आइटरेटिव मॉडल लिख लो, रैपिड एप्लीकेशन लिख लो, क्योंकि बाद में उसमें आप बार बार आइटरेशंस करके बार बार चेंजेस कर सकते हो, उसे बेहतर बना सकते हो। लेकिन फिलहाल हमें एक वर्किंग सॉफ्टवेयर चाहिए कि भाई ये स्टार्ट है हमारा, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें एज एज मिले। बजाय इसके कि हम पहले एक कोई परफेक्ट करके एक ही बार उसे डिस्प्ले करें, हम आइटरेट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद अब वो क्या कह रहा है, The website has been running in test mode for several weeks. Identify and describe a final stage of testing that should be made before the website is made available। अच्छा फाइनल स्टेज क्या होनी चाहिए सब कस्टमर्स को दिखाने से पहले? टेस्टिंग तो आपने कर ली, टेस्टिंग के बाद एक और फाइनल स्टेज होती है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, बीटा टेस्टिंग में हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल को
वही वेबसाइट दिखाते हैं और उन्होंने कहते हैं कि भाई अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से आप इसे यूज़ करो और आप हमें बताओ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हमने करनी है, और आप फिर वो चेंजेस करते हो। अच्छा, तो कैरिड आउट बाय अ फ्यू पीपल हु विल चेक द सॉफ्टवेयर, या वेबसाइट लिख दो, द वेबसाइट इन रियल वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद अब यूजर्स क्या करते हैं, यूजर्स आपको फीडबैक देते हैं प्रॉब्लम्स का, और जो जो फीडबैक आपको मिलती है वो आप एड्रेस करते हो। तो यूजर्स प्रोवाइड फीडबैक विच इज देन एड्रेस्ड। तो आपको फीडबैक मिलता है जिसकी बेसिस पे आप उससे एड्रेस करके उसके सोल्यूशंस निकालते हो। अच्छा, आगे आ जाओ। अब आगे आपके पास क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, ये आप पढ़ लो। सपोर्ट 6 यूजर्स। मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें सैम्पल डिजिटाइज, एक सैम्पल अरे में आपके पास ये चीज़ें डिजिटाइज होकर स्टोर हो रही हैं। अरे सैम्पल क्या है, 6 रोज बाय 128 कॉलम। 6 रोज क्यों है, क्योंकि वो 6 अलग यूजर्स का 128 बिट्स का डेटा है। इंटीजर टाइप की है। ईच रो इज 128 डेटा साउंड सैंपल फ्रॉम वन यूजर। तो बेसिकली वही बात जो मैंने कही कि आपके पास ये जो एक रो है ना, ये एक यूजर का 128 बिट्स का डेटा है, समझ लो। 128 उसके साउंड सैंपल्स हैं। और उसके बाद डेटा इज फ्रॉम ईच यूजर टू बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू विच विल बी स्टोर्ड इन वन डी अरे। तो अब इन सब से आपने एक सिंगल वैल्यू निकालनी है। द प्रोसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर मिक्स। तो वो क्या कर रहे हैं, इन सब की आवाज़ को मिक्स करके एक रिजल्ट अरे बना रहा है। मतलब कि इन सब की आवाज़ को मिक्स करके एक ही रिजल्टेंट अरे आपके पास बनती जा रही है। अच्छा, अब ये किस बेसिस पे बन रही है, प्रोसीजर मिक्स करेगा क्या, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द 6 साउंड सैंपल्स इन अ कॉलम। वो एक कॉलम को उठाएगा और कॉलम वाइज ना इनकी एवरेज निकालेगा। उसके बाद एक और कंडीशन है, इग्नोर साउंड सैंपल वैल्यूज ऑफ 10 और लेस। तो आपका ये एवरेज में काउंट होने के लिए जरूरी क्या है कि ये ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। वैल्यूज ऑफ 10 एंड लेस ना, तो ग्रेटर देन 10 होगा सिर्फ तभी, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि अगर इक्वल टू 10 है तब भी आपने उसे काउंट नहीं करना, अगर ग्रेटर देन 10 है तब आपने उसको एवरेज में काउंट करना है। स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन इन रिजल्ट। तो रिजल्ट के इसी कॉलम, मतलब कि इसी इंडेक्स पे पहले कॉलम का पूरा डेटा है, दूसरे इंडेक्स पे दूसरे कॉलम का पूरा डेटा है, तीसरे इंडेक्स पे तीसरे कॉलम का पूरा डेटा है, एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे देख भी लो, जो वैल्यूज लेस देन 10 थी उनको हमने काउंट ही नहीं किया, तो बाकी ये सारी 20 20 20 20 थी, तो इनकी एवरेज भी 20 ही बनेगी। अब ये जो है 20 30 40 50, ये दो तो काउंट ही नहीं होंगी। तो अब आप इन सब की एवरेज अगर निकालो तो 35 बनेगी। तो हम लोगों ने उसी कॉलम के हिसाब से वो चीज़ें रिजल्ट एरे के अंदर स्टोर कर देनी। इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, बस हमने सेम लूप के अंदर काम करना है। तो देखो, एक नेस्टेड लूप लगेगा, नेस्टेड लूप में हम लोग ये चीज़ करेंगे। इस चीज़ को जब हम टोटल कर लेंगे ना, फिर बाहर आएंगे लूप से हम लोग, फिर रो के सेम लूप के अंदर हम लोग ये काम कर लेंगे। अच्छा, स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है, रिपीट फॉर ईच कॉलम। अच्छा, हम लोगों ने अब इसमें आइटरेट किस तरह करना है, आइटरेट हमने करना है इस तरह ताकि अंदर वाला लूप जो है ना वो कॉलम पे चल रहा हो, बाहर वाला लूप चलेगा आपकी सारी रोज पे, और अंदर वाला लूप चलेगा सबके सब कॉलम्स पे। अच्छा, इसको देख लेते हैं। उसके बाद द डायग्राम यूजेस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसने उसने आपको दिखा दिया कि इन सब का हमने एवरेज लिया और रिजल्ट पे डाल दिया, इन सब का एवरेज लिया रिजल्ट पे डाल दिया, इन सब का एवरेज लिया रिजल्ट पे डाल दिया, एंड सो ऑन। आगे आ जाओ। अब वो कह रहा है कि आपने इसका सूडो कोड लिखना है प्रोसीजर मिक्स का। आपने ये ज्यूम करना है कि सैंपल और रिजल्ट ग्लोबल है, मतलब कि ना इन्हें हमने डिक्लेयर करना है ना इनमें हमने वैल्यूज डालनी है, हमने ज्यूम करना है कि ये सब कुछ ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोगों ने पहला लूप लगाना है रो का। रो का लूप क्यों लगाना है, क्योंकि रो के लूप में हम लगा के उसके बाद हम लोग जब पहले कॉलम पे पहुंचेंगे ना, तो हम लोग सारा सारा का सारा डेटा उठाएंगे। हम लोग दूसरे कॉलम पे पहुंचेंगे तो दूसरा। तो पहला लूप हमारा लगेगा कुछ इस तरह से कि हम लोगों ने कॉलम वाइज उसे चेंज करना, सॉरी रो का नहीं लगेगा, पहला लूप लगेगा कॉलम का।
समझ लो फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1 to 128, क्योंकि एक टाइम पे हमने एक कॉलम में से सारा डेटा उठाना है। सही है, बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा लूप लगेगा हमारा फॉर रो इक्वल्स टू 1 to 6, क्योंकि जब कॉलम की एक आइटरेशन चल रही है ना, कॉलम की एक आइटरेशन चल रही है तो कॉलम पे हम लोग रुक रहे हैं, कॉलम को हम कांस्टेंट रख के सब रोज में से डेटा निकाल रहे हैं। तो कॉलम को कांस्टेंट रखना है हमने और रोज में से डेटा निकालना है। जिससे उसको कांस्टेंट रखना होता है हमने एट वन टाइम, जब दूसरे से डेटा निकालना उसको हम लोग बाहर लिखते हैं हमेशा। क्योंकि अब देखो, अब कॉलम का लूप समझ लो कॉलम 1 के लिए चल रहा है तो रोज 6 के लिए चलेगा, तो ये पूरा का पूरा डेटा आएगा, टोटल होगा। इसमें हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर सैंपल का ये जो इस कॉलम और इस रो पे डेटा है वो ग्रेटर देन 10 है, सिर्फ तब हमने क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है। एक काउंट रखेंगे हम लोग और एक टोटल रखेंगे, टोटल को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर इस लूप से जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे ना, ये यहाँ एंड होगा। एंड से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद, अब ये तो 1D एरे है ना, तो इस 1D एरे पे इसी कॉलम पे हम लोग डेटा डाल देंगे। इस कॉलम पे हम लोग वो एवरेज डाल देंगे, सेव करेंगे, वापस टॉप पे जाएंगे और यही काम करते रहेंगे। तो सिंपल सा हमारा एक नेस्टेड लूप लगेगा जिसके अंदर एक इफ कंडीशन होगी और नीचे बस एवरेज कैलकुलेट हो रही होगी। बस इफ कंडीशन क्या है कि उसे 10 से बड़ा होना चाहिए फॉर काउंट टू मैटर। और काउंट को हम लोगों ने हर कॉलम के स्टार्ट में ना, मतलब हर कॉलम के स्टार्ट में, इस कॉलम के स्टार्ट में मेरा काउंट भी जीरो होगा, टोटल भी जीरो होगा। फिर इस कॉलम के स्टार्ट में काउंट भी जीरो, टोटल भी जीरो। यहाँ पे काउंट मेरा हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 80। ये मैं आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 120। और मेरा जो इनका काउंट है वो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर एंड में इस लूप से जैसे हम लोग निकलेंगे तो हम 120 डिवाइड बाई 6 करेंगे, आंसर हमारे पास 20 आएगा और उस 20 को हम लोग रिजल्ट के पहले कॉलम पे सेव कर देंगे। अब यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। प्रोसीजर मिक्स प्रोसीजर है ये। वेरिएबल्स, सॉरी, इसमें पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, डिक्लेरेशंस की जगह छोड़ दो। उसके बाद फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1 to 128, ये कॉलम का लूप लग गया। कॉलम के लूप में अब हम लोगों ने क्या करना है, काउंट को पहले जीरो करना है, उसके बाद हमने टोटल को जीरो करना है। अब ये दोनों जीरो करने के बाद हम लोगों का लगेगा दूसरा लूप रो का, फॉर रो इक्वल्स टू 1 to 6। 6 रोज हैं तो 6 रोज का लूप लगेगा जिसके अंदर हमारी कंडीशन लगेगी इफ। अब इस एरे का क्या नाम है, इस एरे का नाम है सैंपल। तो सैंपल रो कॉमा कॉलम इज ग्रेटर देन 10। सिर्फ इसी केस में हमने इंक्रीमेंट्स करने हैं। तो काउंट को हम लोग एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, काउंट +1, और टोटल को हमने करना है जो उस जगह पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो टोटल प्लस ये जो वैल्यू है। इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस सैंपल रो कॉमा कॉलम, हमने ऐड कर ली। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंड इफ, सिर्फ इसी केस में हमने ऐड करना है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेक्स्ट रो। जब ये 6 की 6 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी ना, अब ये वर्टिकली 6 वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं, ठीक है, हमारे पास उन्हीं का टोटल है, उन्हीं का काउंट है। तो अब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग एवरेज बल्कि कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्टली करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट पे हमने कॉलम पे रखना है डेटा, क्योंकि हम लोग कॉलम्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। और उसको इंटीजर रखना है, एक सेकंड ये देख लूँ मैं। ठीक है, रिजल्ट भी इंटीजर ही है, रिजल्ट की डेटा टाइप भी इंटीजर है। तो अब इसको, हमारे पास पॉइंट्स में भी डेटा आ सकता है तो उसको हम करेंगे कन्वर्ट इंटीजर में। ये करने के बाद हम लोग कर देंगे नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंड प्रोसीजर। मैंने आपको थोड़ा सा ड्राई रन करके भी दिखा दिया था, तो आई होप मसला कोई नहीं होगा इसमें। यहाँ पे हम करेंगे डिक्लेयर कॉलम कॉमा रो कॉमा काउंट कॉमा टोटल, और ये सारे आ जाएंगे हमारे पास इंटीजर्स। सिंपल सा था, बस एक नेस्टेड लूप लग रहा है जिसमें एक इफ स्टेटमेंट लग रही है। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। अच्छा, ये मॉड्यूल्स वाला आ गया, थोड़ा सा बोरिंग है। स्कूल हैज़ अ कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम दैट अलाउज स्टूडेंट टू बोरो बुक्स फॉर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, बोरो कर सकते हैं आप बुक्स। द स्टूडेंट यूजेस टेक्स्ट फाइल टू स्टोर डेटा अबाउट स्टूडेंट्स बुक्स एंड लोन्स।
तो टेक्स्ट फाइल में आप ये सारी चीज़ें स्टोर करते हो. अ न्यू मॉड्यूल इज टू बी रिटन विच विल जनरेट ईमेल्स टू ईच स्टूडेंट हु हैज़ एन ओवरड्यू बुक. ओवरड्यू बुक्स पे आपके पास ईमेल जनरेट होंगे. डिकम्पोजिशन विल बी यूज टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम ऑफ डिजाइनिंग द न्यू मॉड्यूल इनटू सब प्रॉब्लम्स. तो अब इस न्यू मॉड्यूल को जो क्या कर रहा है, ओवरड्यू बुक्स के लिए ईमेल जनरेट कर रहा है. आइडेंटिफाई 3 मॉड्यूल्स एंड डिस्क्राइब देयर यूज. अच्छा, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपने ईमेल जनरेट करने हैं उन बच्चों के लिए जिनकी बुक ओवरड्यू होगी है. तो आपने इससे रेलेवेंट कुछ मॉड्यूल सोचने हैं और उनके यूजेस बताने हैं. अच्छा, ईमेल जनरेट करने का हो रहा है, तो अगर ईमेल जनरेट होनी है तो सेंड भी होनी होगी. तो हम लोग एक कर सकते हैं कि सेंड ईमेल टू स्टूडेंट्स, या चलो सेंड ईमेल कर देते हैं. सेंड ईमेल अब क्या करेगा? सेंड ईमेल जिस जिस बच्चे की बुक ओवरड्यू है, ईमेल्स टू स्टूडेंट्स हु हैव ओवरड्यू बुक्स. उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है कि आप लोग एक ऐसा मॉड्यूल बनाएं जो कि ये चेक करे कि ओवरड्यू बुक किस किस चीज किस किस की है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? गेट ओवरड्यू लिस्ट. इससे क्या होगा? आपकी जिस जिस बच्चे की बुक ओवरड्यू है, बल्कि गेट ओवरड्यू बुक्स कर लेता है. ओवरड्यू बुक्स, जिस जिस बच्चे की बुक ओवरड्यू है वो इसमें आ जाएगी. तो सर्चेस द फाइल एंड रिटर्न्स द बुक्स ओवरड्यू. अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हम लोग, अब हमें स्टूडेंट को ईमेल भेजना है तो उसका ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगा. ईमेल एड्रेस आएगा स्टूडेंट की आईडी से. तो हम एक ऐसा भी बना सकते हैं जिसको हम स्टूडेंट की आईडी दें तो वो हमें उसका ईमेल एड्रेस बता दे. गेट स्टूडेंट ईमेल. अच्छा, ये क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा हमारे पास टेक्स स्टूडेंट आईडी एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स स्टूडेंट ईमेल. उस बच्चे का ईमेल हमें कहीं से भी रीड करके या जो भी करके बता देता है. अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम डिजाइनर प्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर चार्ट. आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट गिवन है. वो कह रहा है कि आपने एक्सप्लेन करना है ये सारा रिलेशनशिप. 2 मार्क्स का है, तो आपने 2 बातें तो लिखनी ही लिखनी है. अब क्या हो रहा है? मॉड्यूल ए सबसे ऊपर है, तो मतलब मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी सी और डी को कॉल कर रहा है. और आपके पास ये आइट्रेशन का निशान लगा हुआ है, तो मतलब कि ये रिपीटेड कॉल्स है. और आप ये लिखना चाहो तो सीक्वेंस भी लिख सकते हो कि सबसे पहले मॉड्यूल बी कॉल होता है, फिर सी, फिर डी. तो मॉड्यूल ए रिपीटेडली कॉल्स other modules in the sequence module B, comma module C, comma module D. ये हमने रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर दिया और सीक्वेंस भी बता दिया उसका. अच्छा, 2 न्यू मॉड्यूल्स आर एडेड, मॉड्यूल एक्स एंड वाई. अब एक्स और वाई ऐड हो गए. एक्स के कोई पैरामीटर्स नहीं है, वाई के ये पैरामीटर्स हैं. अब वो कह रहे हैं मॉड्यूल डी विल आइदर कॉल एक्स और वाई. अच्छा, जब आइदर और की बात आ जाए तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग डायमंड यूज़ करते हैं. अब वो कह रहा है कि एक्स वाई और डी का बताओ.
तो एक्स वाई और डी, हम सबसे ऊपर डी बनाएंगे क्योंकि अब डी कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी के नीचे आएंगे हमारे मॉड्यूल एक्स और वाई। यहाँ पे एक साइड पे एक्स ले आओ, एक साइड पे बना दो वाई। अच्छा, इसमें हम लिख लेते हैं मॉड्यूल डी। यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल वाई। यहाँ पे हम बना लेते हैं लाइंस। अच्छा, पैरामीटर्स किसके थे? एक्स के कोई पैरामीटर्स नहीं है, वाई के कुछ और अच्छा हाँ, डायमंड। अब क्योंकि इनमें से कोई एक कॉल हो रहा है तो हम बीच में बनाएंगे डायमंड। डायमंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायमंड के ही मार्क्स हैं। इन दोनों में से कोई एक कॉल होगा एक टाइम पे। और अब वाई के आप पैरामीटर्स बना लो। वाई के क्या पैरामीटर? टेक अ स्ट्रिंग एंड अ रियल नंबर एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। तो स्ट्रिंग और रियल नंबर ऐसे, और बूलियन वैल्यू के लिए फिल डॉट विद एन एरो। ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A computer shop assembles computers using item bought from several suppliers. Text file stock.txt contains information. अब information किस तरह है? आइटम नंबर है, सप्लायर कोड है, डिस्क्रिप्शन है। अब हमें बताया आइटम नंबर 4 डिजिट्स का है जो कि यूनिक होगा 1 से लेके 6000 से 6000 - 1 तक, 5999 तक। फिर सप्लायर कोड होगा 5 उसका, जो कि सप्लायर बताएगा। और डिस्क्रिप्शन होगी स्ट्रिंग जो कि जिसमें एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स हैं लेकिन वेरिएबल लेंथ। अच्छा, फाइल इज ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर। ये बात अपने जहन में रखना कि जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, उसका आइटम नंबर असेंडिंग ऑर्डर में। आगे सप्लायर कोड या डिस्क्रिप्शन किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। एंड डज नॉट कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि 0001 के बाद 0010 हो, फिर 0011 हो, फिर 0020 हो। है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ये नहीं है कि सारे आइटम नंबर्स होंगे, कोई भी हो सकता है। अच्छा, प्रोग्रामर ने अब स्टार्ट किया डिफाइन करना। सप्लायर एग्जिस्ट लिख लिया है, इज न्यू सप्लायर। वो आपको लिखने को कह रहा है इज न्यू सप्लायर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सप्लाई एग्जिस्ट क्या करता है। सप्लायर एग्जिस्ट कॉल विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ सप्लायर कोड। तो टाइप स्ट्रिंग होती है और उसमें हम सप्लायर कोड देते हैं। वो रिटर्न ट्रू करता है अगर सप्लायर कोड ऑलरेडी इन यूज है, वरना वो रिटर्न फॉल्स करता है। तो बेसिकली वो बताता है कि सप्लायर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब इस न्यू सप्लायर ने क्या करना है जो हमने लिखना है? कॉल विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ न्यू सप्लायर कोड। अब आपको एक न्यू सप्लायर कोड आता है, रिटर्न्स ट्रू। ट्रू कब रिटर्न करते हैं? इफ द स्ट्रिंग ओनली कंटेन्स अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, अपर या लोअर केस, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस अल्फाबेटिक होने चाहिए। एंड द सप्लायर कोड इज नॉट ऑलरेडी इन यूज। तो हमारे पास दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि वो सब के सब अल्फाबेट्स होने चाहिए, कोई भी नंबर या कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अल्फाबेट्स का चेक हम किस तरह लगाएंगे? उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। अपर में कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू जी है। अगर इसका नॉट है ना तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर इसका नॉट नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दो। उसके बाद दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है कि सप्लायर एग्जिस्ट का आंसर भी ट्रू होना चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बुलियन बनाते हैं टॉप पे। उस बुलियन को हम लोग रखेंगे ट्रू। ठीक है। ट्रू रखने के बाद ये जो जितनी उसे फॉल्स करने वाली कंडीशंस है ना, ये हम लिख लेंगे। तो इनमें से किसी भी कंडीशन है जो उसे अगर फॉल्स कर दिया तो कर दिया, वरना वो ट्रू ही रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, फिर मॉड्यूल सप्लायर एग्जिस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिटन एंड शुड बी यूज एज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। ठीक है, सप्लायर एग्जिस्ट तो हम यूज करेंगे ये देखने के लिए कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मॉड्यूल सप्लायर एग्जिस्ट विल जनरेट अ रन टाइम एरर इफ द गिवन पैरामीटर इज नॉट 5 कैरेक्टर्स इन लेंथ। एक और चीज, हमें एक और टेस्ट केस मिल गया कि उसे 5 कैरेक्टर्स इन लेंथ भी होना चाहिए, वरना तो हम सप्लाई एग्जिस्ट को दे ही नहीं सकते, वरना रन टाइम एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने चेक लगाना है उसके लेंथ का। अच्छा, अब सूडो कोड लिखना है हमने मॉड्यूल इस न्यू सप्लायर के लिए। न्यू सप्लायर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन होगा। तो हम लोग करते हैं फंक्शन इज न्यू सप्लायर, जिसका पैरामीटर होगा एक सप्लायर कोड जो कि है स्ट्रिंग, और ये रिटर्न कर रहा है बूलियन। डिक्लेरेशंस की जगह छोड़ दो। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं इज वैलिड। वैलिड बनाएं क्या?
चलो वैलिड ही बना लेते हैं, इज वैलिड, जिसको हम लोग इनिशियली कर देते हैं ट्रू। उसके बाद उसको फॉल्स करने वाली सारी कंडीशंस हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, इफ पहला तो लेंथ का चेक है ना, लेंथ इज नॉट इक्वल टू 5। अगर लेंथ 5 नहीं है, उस केस में हमने उससे आगे जाना ही नहीं, हमने उधर ही रिटर्न फॉल्स कर देना। इसमें तो कोई वो मसला ही नहीं है ना, डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स यहीं से वापस भाई, अल्लाह हाफिज। अब उससे आगे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो सप्लायर कोड है ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इफ सप्लायर एग्जिस्ट, जिसमें हम लोग सप्लायर कोड देंगे, अगर ये एग्जिस्ट करता है उस केस में क्या होगा, इज वैलिड हो जाएगा फॉल्स, एंड इफ। उसके बाद तीसरी कंडीशन, वो हम किस केस में चेक करेंगे, अगर इज वैलिड है। अब हम लोगों ने क्या करना है, बारी बारी देखना है कि सब के सब अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to लेंथ ऑफ सप्लायर कोड, सप्लायर कोड की लेंथ तक जाएंगे, स्ट्रिंग आइसोलेशन करनी है हमने, स्ट्रिंग, सॉरी ये देन कैरेक्टर आइसोलेशन करनी है हमने, तो कैरेक्टर को आइसोलेट करेंगे, मिड सप्लायर कोड कॉमा आई कॉमा 1। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं लोअर में, या चलो अपर में, लोअर में करो या अपर में करो, बस एक स्टैंडर्ड रखना है। उसके बाद हम लोगों ने अब कंडीशन लगानी है, फॉल्स करने की कंडीशन लगा रहे हैं, तो इफ कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन ए, और कैरेक्टर इज ग्रेटर देन जी, ये दो कंडीशंस है। अगर इस रेंज से बाहर है तो मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो इस वैलिड को हम लोग कर देंगे फॉल्स, एंड इफ। अच्छा, इफ इज वैलिड यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है ताकि इन केस इज वैलिड ऊपर ही फॉल्स हो जाए तो हम लोग इस चीज को एक्स्ट्रा फजूल में चला ही ना। एंड इफ के बाद नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए के बाद यहाँ भी एंड इफ। इसके बाद हम लोग कर देते हैं रिटर्न इज वैलिड। तो अगर अभी तक इज वैलिड बेचारा यहाँ तक पहुंच जाए तो मतलब कि ट्रू ही होगा। अब यहाँ पे डिक्लेरेशंस कर लो, इफ लेंथ ऑफ सप्लायर कोड, डिक्लेरेशंस में हम लोग करेंगे डिक्लेयर इज वैलिड, जिसको हम लोग कर देंगे बूलियन। उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे CHR, जिसको हम लोगों ने करना है कैरेक्टर। और उसके अलावा हमने आई को डिक्लेयर करना है इंटीजर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, जो जो फॉल्स करने की कंडीशन थी ना। अच्छा, आप लोग अगर करना चाहो तो इस वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स की जगह यहाँ यहाँ भी डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर करना चाहो इस वैलिड को यहाँ पे फॉल्स करने के बजाय यहाँ भी रिटर्न फॉल्स कर दो, लेकिन मैं थोड़ा सा उस चीज़ को जनरलाइज कर रहा था ताकि अब ये इस वैलिड और ये बूलियन रखने का मकसद ये था कि एक जनरलाइज चीज़ है जो कि हर जगह यूज हो सकती है। तो अगर आप उस एस्पेक्ट से इसे देखोगे तो आपके जहन में आइंदा भी ये बात बैठी रही है कि हम लोग एक बुलियन बना के ये काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। अ न्यू मॉड्यूल हैज बीन डिफाइंड। न्यू मॉड्यूल क्या है, चेक न्यू आइटम। चेक न्यू आइटम क्या करता है, कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ आइटम इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास आइटम इन्फॉर्मेशन की पूरी लाइन है जिसमें आइटम की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सप्लायर कोड है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है। चेक्स वेदर एन आइटम विद द सेम आइटम नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फाइल। अब आपने ये देखना है कि वो आइटम नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। रिटर्न ट्रू इफ द आइटम नंबर इज नॉट ऑलरेडी इन द फाइल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने एफिशिएंट लिखना है। अब इसको एफिशिएंट बनाने के क्या तरीके हैं। एफिशिएंट बनाने का ये तरीका है कि अगर आपको उस आइटम नंबर मिल जाए तो आप उससे आगे सर्च ना करो, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये बात याद है कि उसने कहा था आइटम नंबर होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये बात याद होगी आपको। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं तो इसका मतलब है कि लेट से हम लोग आइटम नंबर ढूंढ रहे हैं 0142, 0142। तो मुझे कहाँ तक ढूंढने की जरूरत है, मुझे जरूरत है ढूंढने की 0142 तक।
अगर मैं 0143 पे आ गया हूँ, इसका मतलब है कि भाई ये आइटम, और अभी तक वो आइटम मुझे नहीं मिला, इसका मतलब इससे आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो है ही असेंडिंग ऑर्डर में। तो मुझे फाइल में कहाँ तक ढूंढने की जरूरत है? 0142 तक। तो अब मैं, मेरे पास कंडीशंस क्या होंगी? मेरे पास तीन कंडीशंस होंगी लूप एग्जिट करने की। पहला तो ये कि भाई एंड ऑफ फाइल आ गया, अभी तक हमें मिला ही नहीं, तो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। दूसरी कंडीशन क्या होगी? एंड नॉट फाउंड, या तो हमें वो मिल गया, अगर मिल गया तब भी एग्जिट कर देना है, अगर फाइल एंड होगी तब भी एग्जिट कर देना है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? कि आपका जो गिवन नंबर है वो लेस देन है जो आप नंबर ढूंढ रहे हो उससे, ताकि जैसे ही जिस जो नंबर आप ढूंढ रहे हो उससे गिवन नंबर जो उस स्पेसिफिक फाइल लाइन पे है, मतलब कि अगर हम करंट फाइल में देख रहे हैं, करंट फाइल में हम लोग 0143 पे पहुंच गए और हमें ढूंढना था 142, तो ये से जैसे ही बड़ा हो जाएगा ना फाइल वाला नंबर इस गिवन नंबर से, तभी हम एग्जिट कर देंगे। तो हमारे पास एग्जिट करने की तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में से कोई भी हुई तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ये हमारा हो गया एफिशिएंट। अब हम लोग लिखते हैं, अच्छा ठीक है, बस हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न हो रहा है तो फंक्शन चेक न्यू आइटम। अब इसमें हमारे पास आइटम की डिटेल्स हैं, तो आइटम, और इसको हम लोग कर देंगे स्ट्रिंग, और ये रिटर्न कर रहा है बूलियन। डिक्लेरेशन की जगह छोड़ दो। उसके बाद एक हम बना लेते हैं फाउंड, फाउंड का वेरिएबल, जिसको हम लोग कह देंगे फॉल्स, अभी तक हमें वो चीज़ नहीं मिली। उसके बाद हम लोग करेंगे ओपन फाइल। ओपन फाइल, फाइल का क्या नाम था? स्टॉक डॉट टी एक्स टी। स्टॉक डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। फाइल को रीड मोड में ओपन किया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वो आइटम नंबर, दैट साउंडेड रॉन्ग, आइटम नम, आइटम नम को हम लोग कह देंगे लेफ्ट आइटम कॉमा 4। हम लोगों ने अब आइटम नंबर उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया। आई- अच्छा, उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, एक हम लोगों ने फाइल आइटम, फाइल आइटम भी अपने पास रखना है, जो कि इनिशियली क्या होगा, 0000। क्यों? क्योंकि अब ये फाइल आइटम हमारे पास होगा, जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने कंडीशन लगानी है ना, कि ये फाइल फाइल आइटम हमारे इस वाले वेरिएबल से छोटा ही रहेगा। अगर आप लोगों को बात समझ आई है, नहीं आई तो देख लो। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। अब एंड ऑफ फाइल में हम लोग लिखेंगे, ये हमारी आ गई पहली कंडीशन, कि भाई फाइल एंड हुई तो निकल जाओ, एंड नॉट फाउंड, अगर मिल गया तब भी निकल जाओ। एंड तीसरी कंडीशन क्या है, कि हमारा जो फाइल आइटम है ना, जो हमारे फाइल में करंटली चल रहा है, वो छोटा है हमारे आइटम नम से। क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाता है ना, हमारे हमारी फाइल मतलब आइटम नम से आगे चलेगी, मतलब अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई, अगर अभी तक नहीं मिला तो इससे आगे भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रीड फाइल। रीड फाइल कौन सी करनी है? हमने करनी है स्टॉट डॉट टी एक्स टी। स्टॉट डॉट टी एक्स टी को ऐड करके हम लोग करेंगे फाइल डेटा में स्टोर। फाइल डेटा में स्टोर करके अब हमने इसमें से आइटम नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, और आइटम नंबर को हमने कंपेयर करना है अपने इस वाले आइटम नंबर के साथ। तो हम लोग करते हैं इफ लेफ्ट ऑफ फाइल डेटा कॉमा 4 इज इक्वल टू आइटम नम। अगर ये दोनों इक्वल हैं उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग कर देंगे फाउंड को ट्रू। एंड इफ, एंड इफ के बाद यहाँ पे एंड वाइल, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लोज फाइल। क्लोज फाइल का नाम है स्टॉट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न फाउंड। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, रिटर्न ट्रू इफ द आइटम नंबर इज नॉट ऑलरेडी इन द फाइल, एंड अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अच्छा, तो हम लोग करेंगे रिटर्न नॉट फाउंड। मैं बताता हूँ क्यों। अगर हमें वो चीज़ मिल गई है ना, इसका मतलब है हमने रिटर्न फॉल्स करना है, अगर वो चीज़ नहीं मिली तो हमने रिटर्न ट्रू करना है। तो फाउंड को हम लोगों ने इनिशियली क्या किया था, फॉल्स किया था। अब फाउंड हमारा उल्टा चल रहा है ना, फाउंड कब ट्रू होगा, जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जब चीज़ मिल जाए तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है, और जब चीज़ ना मिले तो हमने ट्रू रिटर्न करना है। तो बेसिकली हमने नॉट फाउंड, फाउंड का ऑपोजिट रिटर्न करना है। फाउंड का ऑपोजिट क्या होगा, नॉट फाउंड। तो रिटर्न नॉट फाउंड हमने रिटर्न किया, और हमने कर दिया एंड फंक्शन।
आई होप आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी कि नॉट फाउंड क्यों रिटर्न किया, नॉट इस तरह कर लो कि नॉट ऑफ फाउंड हमने रिटर्न करना है। अच्छा अब इस चीज़ को देख लो ओवरऑल। चलो एक बार डिक्लेरेशंस कर लें, फिर ओवरऑल एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिक्लेयर फाउंड एज अ बुलियन, उसके बाद डिक्लेयर आइटम नम कॉमा फाइल आइटम कॉमा फाइल डेटा कॉमा फाइल डेटा आइटम नम। ठीक है 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 ठीक है, बस सही है। यही है, ये सारे हमारे पास हैं स्ट्रिंग्स। यहाँ से एक लाइन छोड़ देते हैं, ब्लैंक लाइन, रीडेबिलिटी अच्छी करने के लिए, और ठीक है। अच्छा अब बात सुनो, हमारे पास ये तीन कंडीशंस क्या थी? चलो मैं फाइल का थोड़ा सा आपको डेटा दिखाता हूँ। फाइल का डेटा ऐसा समझ लो इस तरह 0001 0003 0005 0010 0015, और आगे इनका डेटा पड़ा हुआ, ठीक है। और मुझे चाहिए डेटा 0006, सही है। तो चलो अब मुझे ये बात पता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, मैं सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ ये 0006 के इक्वल नहीं है, ठीक है, आगे चला जाता हूँ। 0003 के इक्वल नहीं है, आगे जाता हूँ। 0005 के इक्वल नहीं है, आगे जाता हूँ। अब मैं सर्च कर रहा हूँ 00010, लेकिन एक बात मुझे पता है कि अब ये 6 से एक्सीड कर दिया हमने। 6 से एक्सीड करके अगर एक वैल्यू उससे बड़ी आ गई है ना, इसका एक कंफर्म सा मतलब है कि अब 6 10 से बड़ा तो नहीं है ना, 10 से आगे तो कहीं भी नहीं होगा, तो एग्जिट कर दो। ये कंडीशन ये बात स्पेसिफाई करिए कि जब तक फाइल आइटम आइटम नंबर से छोटा है तब तक सर्च करते रहो। अगर फाइल आइटम आइटम नंबर से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि भाई आप आगे निकल चुके हो। अगर यहाँ तक नहीं मिला तो इससे आगे नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्या होगा? अगर समझ लो यहाँ पे आप 0006 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे ही मुझे 0006 मिला तो मेरा फाउंड ट्रू हो जाएगा। जब मेरा फाउंड ट्रू हो जाएगा तो नॉट फाउंड क्या हो जाएगा? नॉट फाउंड फॉल्स हो जाएगा। जब नॉट फाउंड फॉल्स होगा तो ये पूरी की पूरी लूप एग्जिट कर देगा, और नीचे वो, मतलब कि अब ये एग्जिस्ट करता है तो मैंने फॉल्स रिटर्न करना है, तो मैं नॉट फाउंड मतलब कि फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ट्रू का नॉट। और तीसरी कंडीशन है कि भाई मेरी फाइल ही खत्म होगी तो अब आगे कुछ सर्च करने को ही नहीं है, तो अभी तक नहीं मिला, आगे भी नहीं होगा, तो वो फाउंड फॉल्स ही रहेगा, और नॉट फाउंड क्या होगा? ट्रू। तो मतलब कि फाइल खत्म होगी, हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अच्छा उसके बाद द प्रोग्राम मॉड्यूल सप्लायर एग्जिस्ट इज न्यू सप्लायर चेक न्यू आइटम आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप मॉड्यूल्स दैट आर कंबाइंड टू क्रिएट, ठीक है ठीक है। ईच मॉड्यूल इज अ प्रोग्राम इंडिविजुअली टेस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इज डिबग्ड एज नेसेसरी। अच्छा वो कह रहा है फर्दर टेस्टिंग होगी, तो वो कह रहा है इस टेस्टिंग के मेथड को बताओ कि जहाँ पे आप इंडिविजुअली सबको डिबग करते हो और उसके बाद उस पर फर्दर टेस्टिंग करते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद वन ऑफ द मॉड्यूल डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन इट इज एडेड टू द प्रोग्राम। अच्छा, describe a testing method that can be used to address this kind of problem so testing can continue, ताकि वो चीज़ कंटिन्यू हो जाए, हम बाकी मॉड्यूल्स ऐड कर लें, इसको बाद में देख लें। इसको हम लोग कहते हैं स्टब टेस्टिंग। तो स्टब टेस्टिंग हमने नाम नहीं लिखना, हमने बस डिस्क्राइब करना है ना, तो हम लोग कहते हैं कि अ सैम्पल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रिप्लेस इट। क्यों? क्योंकि हमने बस ये देखना है कि कॉल सही से हो रहा है या नहीं, टू रिप्लेस इट विद डमी आउटपुट वैल्यू टू चेक इफ इट इज बीइंग कॉल्ड। बस ये चेक करने के लिए कि वो प्रॉपरली कॉल हो रहा है, हम लोग उसमें डमी आउटपुट्स दे देते हैं। उसके बाद अ न्यू मॉडल ऐड आइटम विल बी यूज्ड टू ऐड इन्फॉर्मेशन टू स्टॉक फाइल, ठीक है। स्टेट द फाइल मोड दैट शुड बी यूज्ड विद इन दिस मॉड्यूल। अब फाइल मोड कौन सा होना चाहिए? अब आपने डेटा ऐड करना है जिसमें ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपेंड मोड, राइट में करेंगे तो डेटा उड़ जाएगा। अच्छा उसके बाद अ न्यू मॉड्यूल फाइंड आइटम सो इट इज फॉर अ गिवन आइटम इन स्टॉक फाइल डॉट टीएक्सटी विच इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। डिस्क्राइब हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव द एफिशिएंसी। अच्छा एक सेकंड मैं दोबारा पढ़ लूँ। A new module find item searches for a given item, ठीक है, in stock file which is already organized, ठीक है। Describe how this organization may improve। अच्छा वो कह रहा है कि फाइंड आइटम आप बना रहे हो जो जिसने लीनियर सर्च करना है,
लीनियर सर्च कहाँ पे करना है, शॉर्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में करना है, जो कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में होने का आप ये बताओ कि उसकी एफिशिएंसी भी क्या फर्क पड़ रहा है। एफिशिएंसी भी ये फर्क पड़ रहा है कि आपने बस डायरेक्टली ढूंढना है कब तक, जब तक आपका जो आइटम नंबर है, यार क्या आइटम नम है, वो छोटा है आपके फाइल के उस नंबर से। अगर आपका फाइल नंबर एक्सीड हो जाता है तो आपने बस लूप को एग्जिट कर देना है। तो अब ये आपका एक एफिशिएंट एल्गोरिथम बन गया है, क्योंकि आपको पूरी फाइल को सर्च नहीं करना, आपको बस उस नंबर तक सर्च करना है। तो इससे असेंडिंग ऑर्डर में रखने का हमें ये फायदा है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट हो गया। अच्छा, इसको हम कैसा लिखेंगे, द एल्गोरिथम एल्गोरिथम ओनली आइटरेट्स। एल्गोरिथम कब तक आइटरेट करेगा, जब तक आपकी करंट वैल्यू वाइल द करंट फाइल वैल्यू इज स्मॉलर देन द वैल्यू बीइंग सर्च्ड फॉर। जैसी वो बड़ी होगी तो हम लोग एग्जिट कर देंगे बीइंग सर्च्ड फॉर। बस ये तीन उसका, और ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज और ख़त्म। इजी सा पेपर था भाई, आई डोंट थिंक कोई भी मुश्किल था। इतना तुम लोगों ने 9618 9618 बोल रहे थे, तो ये लो भाई, हो गया 9618 भी। इजी सा पेपर है। बस इसमें यह है कि थ्योरी आप लोगों को थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। अब देखो, चीज़ें वही हैं। चलो कॉन्सेप्ट थोड़े से मैं मानता हूँ नए आ गए हैं, कुछ टेस्टिंग की टेक्निक्स आ गई हैं, ये वाटरफॉल साइकिल वगैरह प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल्स आ गए हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट वही थ्योरी है, बस थोड़ी सी घुमा फिरा के देते हैं। प्रोग्रामिंग तो आसान ही है, इतनी कोई अभी तक मुश्किल क्वेश्चन अभी तो नहीं आया। बस ये है कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कम हो गई है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादा थ्योरी डाल दी है लोगों ने। तो खैर हो जाएगा ये भी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पहले 96 पॉइंट ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोगों को कोई भी मसला है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, वरना फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।